हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में एंड द चैप्टर नेम इज द दिल्ली सुल्तान्स। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि दिल्ली सुल्तान का जो एम्पायर है विच इज कॉल्ड दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में हमें क्या क्या देखने को मिला, इसके अलावा कौन कौन सी डायनेस्टीज ने यहाँ पर रूल किया, इसके अलावा किस डायनेस्टी की आर्मीज बेटर थी, किसकी पॉलिसीज ज्यादा बेटर थी, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को आगे पढ़ाने से पहले थोड़े से मैं आप लोगों को जो पहले हमने पढ़ रखा वो डॉट्स कनेक्ट करा देती हूँ। एक टाइमलाइन पढ़ लेते हैं, सेकंड चैप्टर का थोड़ा सा यहाँ रिलेट करके चलते हैं एंड मैं आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि दिल्ली सल्तनत एक्चुअल में स्टैब्लिश कैसे हुआ। ठीक है, एंड अगर आपने वो टाइमलाइन समझ ली तो आप लोगों का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो करने के बाद आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं टाइमलाइन की। तो आप सभी को पता है 750 ऑनवर्ड्स 750 एडी ऑनवर्ड्स मिडविल पीरियड शुरू हो जाता है। 750 से लेकर अगर हम 1000 एडी की बात करें तो ये है अर्ली मिडिवल पीरियड। ठीक है, अर्ली मिडिवल पीरियड। और अगर हम 1000 से लेकर 1200 एडी की बात करें तो ये है राजपूत किंगडम। एंड अगर हम 1200 या ये कह लो प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो 1206 एडी से लेकर 1526 एडी का जो टाइम पीरियड है ये है दिल्ली सुल्तान्स का। ठीक है, तो अब हम जो ये थर्ड चैप्टर है, ये जो चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे कौन से टाइम पीरियड की, इस टाइम पीरियड की। ये टाइम पीरियड जो है हम यहां पर पढ़ेंगे। तो हम प्रिसाइजली लिखें तो 1206 से लेकर 1526 यहां पर जानेंगे। एंड इससे पहले थोड़ा सा हम राजपूत किंगडम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर राजपूत किंगडम नहीं जाना तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि दिल्ली सुल्तान्स जो है उन्होंने कैसे रूल किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर अर्ली मिडिवल पीरियड के बारे में बात करते हैं। ये चीज हमने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में पढ़ रखी है, लेकिन मैं यहां आप लोगों को थोड़ा सा कनेक्ट करके बता रही हूं ताकि आप लोगों को ये टाइमलाइन में कंफ्यूजन ना हो। देखो, हमने अर्ली मिडिवल पीरियड में ये पढ़ा कि कन्नौज को लेकर 3 डायनेस्टीज ऐसी थी जिनके बीच में लड़ाइयां हो रही थी। ठीक है, तो वो 3 डायनेस्टी कौन सी है मैं आप लोगों को यहां मैप में दिखा देती हूँ। ये मैप है चैप्टर नंबर 2 का। तो देखो यहां रहा कन्नौज। ठीक है, अब कन्नौज को लेकर जो 3 डायनेस्टीज लड़ रही थी वो कौन कौन सी थी। एक तो गुर्जर प्रतिहाराज राजस्थान में थे, एंड राष्ट्रकूटाज जो साउथ इंडिया में थे, एंड पाल डायनेस्टी जो कि बंगाल से बिलोंग करती थी। तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों के बीच में लड़ाई चल रही थी सिर्फ कन्नौज को लेकर। ठीक है, फिर इसके बाद हमने राजपूत किंगडम के बारे में पढ़ा। अब राजपूत किंगडम में हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में बैटल ऑफ तरेन के बारे में बताया था। अब बैटल ऑफ तरेन आपको पता होनी चाहिए। हालांकि हम देखो इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में भी, यहां पर जो ये थर्ड चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, राजपूत किंगडम के बारे में। ये देखो, ठीक है, राजपूत किंगडम के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले यहां पर मैं आप लोगों को जो स्टोरी बता रही हूं वो जान लो बस। बैटल ऑफ तरेन हुई थी। ठीक है, किसके बीच में हुई थी बैटल ऑफ तरेन? पृथ्वीराज चौहान 3 एंड वर्सेस में कौन थे? मोहम्मद घोरी। ठीक है, ध्यान रखना मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूं क्योंकि फिर पूरा टाइम चला जाता है लिखने में। सो पृथ्वीराज चौहान 3 एंड मोहम्मद घोरी के बीच में लड़ाई हुई थी। कहां हुई थी? तरेन में हुई थी। तरेन कहां पर है? हरियाणा में। सो ये इसीलिए बैटल ऑफ तरेन कहलाता है बिकॉज तरेन एक प्लेस है, वहां पर ये लड़ाई हुई थी। तो ये जो बैटल है ये 2 बार हुई। ठीक है, एक तो हुई फर्स्ट बैटल, दूसरी हुई सेकंड बैटल। अब जो फर्स्ट बैटल थी ये हुई थी 1191 में, दूसरी हुई 1192 में। ओके, सो 1191 में हुआ ये
कि जो पृथ्वीराज चौहान 3 हैं ये जीत गए थे, ठीक है, ही वन द बैटल। लेकिन जब ये सेकंड बैटल हुआ, सेकंड बैटल ऑफ तरेन हुई, तो 1192 में मोहम्मद घोरी वन द बैटल एंड यहां पर पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ओके, तो अब देखो मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, ठीक है। तो जब पृथ्वीराज चौहान जो कि जिनके पास अजमेर का एरिया भी था, दिल्ली का एरिया भी इनके अंडर था, तो जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने हराया तो अजमेर एंड दिल्ली का एरिया किसके अंडर में आ गया? मोहम्मद घोरी के अंडर में आ गया। लेकिन मोहम्मद घोरी जो है ये अफगान से आए हुए थे, तो ये लड़ाई लड़के जीत जात के ये वापस कहां चले गए? ये वापस अपने नेटिव प्लेस चले गए, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या करा? इन्होंने दिल्ली में अपना स्लेव छोड़ दिया। तो होता ये था, देखो पहले के टाइम पर ये राजा महाराजा ना अपने स्लेव को खरीदा करते थे, स्लेव को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, एंड ये ना अपने स्लेव्स को बहुत मानते थे। इनफैक्ट राजा महाराजा, अगर आपको बता दूं मैं, अगर आपने सीरियल्स वगैरह में इसमें देखा होगा, तो महाराजा वगैरह जो होते थे ना, ये अपने बेटों से ज्यादा स्लेव पर ट्रस्ट किया करते थे, ठीक है। तो मोहम्मद घोरी के एक स्लेव थे जिनका नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने दिल्ली में छोड़ दिया था। फिर मोहम्मद घोरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब मोहम्मद घोरी ने दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक की पोस्ट क्या थी? एज अ गवर्नर, या ये कह लो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। लेकिन जब मोहम्मद घोरी का डिमाइस हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम कर लिया एंड तभी से 1206 से क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत को इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। सो यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो 1206 से लेकर 1526 का जो टाइम पीरियड है ये आप पढ़ेंगे दिल्ली सुल्तान्स का। एंड जो सबसे पहले सुल्तान थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद घोरी के स्लेव थे। इसीलिए इनकी डायनेस्टी को हम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। ये चीज अभी हम यहां पर पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी अच्छे से अभी समझ आई होगी। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कोई डाउट लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। In chapter number 2, we saw that regions like Kaveri Delta became the center of large kingdoms. हमने चैप्टर नंबर 2 में ये जाना कि कावेरी डेल्टा वाला जो एरिया था ना, इट बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स। दैट मीन्स कि कावेरी डेल्टा पर हमने लार्ज किंगडम्स का स्टैब्लिशमेंट देखा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है कावेरी डेल्टा एंड इस एरिया के आसपास हमने लार्ज किंगडम्स का स्टैब्लिशमेंट देखा। चोलाज, चेराज, पांड्याज एंड पल्लवाज, ऐसे हमने अलग अलग किंगडम्स के बारे में बात की थी। ये सब का जिक्र चैप्टर नंबर 2 में किया हुआ है। बट डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल? दैट मीन्स कि चैप्टर नंबर 2 में कहीं भी ये मेंशन नहीं कर रखा था ऐसे किसी किंगडम के बारे में जिसकी कैपिटल दिल्ली हो। तो दिल्ली उस टाइम पर इतना इंपॉर्टेंट सिटी नहीं था। सो दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी इन द 12th सेंचुरी। तो दिल्ली जो है ये एक इंपॉर्टेंट सिटी बनकर सामने आए कब? 12th सेंचुरी में, ठीक है। तो 12th सेंचुरी में भी कब? जब तोमर राजपूत का रूल था यहां पर। टेक अ लुक एट द टेबल 1 and you will understand how Delhi first became the capital of a kingdom अंडर तोमर राजपूत। तो हम एक बार टेबल नंबर 1, ये जो है टेबल नंबर 1 है, इसमें यहां बताया है कि पहले राजपूत डायनेस्टीज आई दिल्ली पर, ठीक है। तो जो ये राजपूत डायनेस्टी थी इसमें सबसे पहले थे तोमर राजपूत, फिर आए चौहान राजपूत। तोमर राजपूत में जो इंपॉर्टेंट इनके राजा थे, जो रूलर थे, वो थे अनंगपाल। एंड चौहान की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम तोमर राजपूत की बात करें, सो तोमर राजपूत के अंडर में दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि दिल्ली पहली कैपिटल किसके किंगडम के अंडर बनी थी? तोमर राजपूत के अंडर। Who were defeated in the middle of 12th century? फिर 12th सेंचुरी के मिडिल में
तोमर राजपूत को हरा दिया गया था। हराया किसने था? चौहान्स ने हराया था। चौहान्स कहाँ के थे? ये अजमेर के थे। इनको एज अ चाहमनाज भी रेफर किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, दैट इट वाज अंडर द तोमर एंड चौहान दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। कि तोमर एंड चौहान के अंडर में, तोमर राजपूत एंड चौहान राजपूत के अंडर में दिल्ली बिकेम द इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। ओके, अब इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर क्यों? क्योंकि दिल्ली के आसपास देखो यूपी भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है ना, आपको बहुत सारे एरियाज देखने को मिल जाएंगे। सो दिल्ली जो है वो नॉर्थ में बिल्कुल सेंटर में है। तो यहां पर अच्छा खासा ट्रेड होता था, सामान लाया जाता था, सामान बेचा जाता था। अब यहां से आगे वाला पार्ट अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप यहां पर एक स्टोरी मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूं ताकि आपको जो है डॉट्स कनेक्ट होते जाएं, क्लियर होते जाएं। सो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल अंडर तोमर राजपूत एंड इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे, जो रिनाउंड रूलर थे, वो थे अनंगपाल। अनंगपाल के अंडर में आ गया अब दिल्ली जो है पूरा का पूरा, ठीक है, दिल्ली का जो एरिया है वो इनके अंडर में आ गया। अनंगपाल को हराया चौहान्स ने, ठीक है। चौहान्स के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे, रिनाउंड रूलर थे, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। सो पृथ्वीराज चौहान अजमेर से थे, अजमेर का एरिया इनके अंडर में था। तो इन्होंने अनंगपाल को हरा दिया। तो अब दिल्ली का एरिया भी पृथ्वीराज के अंडर है, इसके अलावा अजमेर का एरिया भी पृथ्वीराज के अंडर हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं बैटल ऑफ तरेन, जो कि होती है 1191 में, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। फिर होती है 1192 में, जिसमें मोहम्मद घोरी जीत जाते हैं। तो इसीलिए 1192 में हम क्या देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का डिक्लाइन होता है। दैट मीन्स जो चौहान्स डायनेस्टी थी उसका डिक्लाइन हो जाता है। अब यहां पर आप देखोगे कि भाई 1192 के बाद हम सीधा 1206 पढ़ रहे हैं। अब ये जो टाइम गैप है ये क्या है? आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम पे हुआ ये था कि जो ये मोहम्मद घोरी थे ये वापस अफगानिस्तान चले गए थे, लेकिन इन्होंने दिल्ली में अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया था एज अ गवर्नर या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हो आप। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर 1206 में अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम किया एंड इन्होंने दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया। तो इसीलिए 1206 का टाइम जो है यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। मैनी रिच जैना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी। बहुत सारे जो अमीर जैना मर्चेंट्स थे, मतलब ऐसे मर्चेंट, ऐसे ट्रेडर्स जो कि एग्रीकल्चर, पेजेंट्री से रिलेटेड काम किया करते थे, वो इसी शहर में रहा करते थे। जैना मर्चेंट्स ने बहुत सारे टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट कराए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि दिल्ली में कॉइन्स मिंट किए जाते थे एंड जो कॉइन्स दिल्ली में मिंट किए जाते थे उनको दिल्ली वाल कहा जाता था, ठीक है। तो नाम भी क्यों पड़ गई है दिल्ली वाल? क्योंकि ये दिल्ली में ही मिंट किए जाते थे एंड इनका काफी वाइड सर्कुलेशन था मार्केट में। बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी की अगर हम बात करें, लाइक अर्ली 13th सेंचुरी में हमें दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्योंकि ना होता यह है कि कैपिटल वाले एरिया से, मतलब जो सिटी कैपिटल बना दी जाती है उस एरिया से आसपास के जो है एरियाज पर रूल किया जाता है। सो दिल्ली जो है इतना इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था अंडर दिल्ली सल्तनत कि ये कैपिटल तो था ही, यहीं से जो है अलग अलग सब कॉन्टिनेंट एंड वास्ट एरियाज को कंट्रोल किया जाता था। सो अर्ली 13th सेंचुरी में हमें दिल्ली का प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप टेबल नंबर 1 में देखेंगे तो वहां पर 5 डायनेस्टीज के बारे में बताया हुआ है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के एम्पायर को खड़ा किया था। दिल्ली सुल्तान्स ने जो दिल्ली एरिया है ना वहां पर बहुत सारी सिटीज बनवाई थी, जैसे कि दिल्ली ई कोहना जिसको हम ओल्ड सिटी कहते हैं, सिरी, जनपद, इन सब के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टेबल नंबर 1 को भी पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।